दिल्ली में एआई का महाकुंभ चल रहा है। भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से विश्व को एआई की खूबियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मोदी कई वर्ल्ड लीडर से भी मिले और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मोदी ने बायलैटरल मीटिंग की। मैक्रो ने डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले रेहड़ी पटरी वालों के बैंक खाते तक नहीं होते थे, लेकिन अब वही लोग डिजिटली पेमेंट ले रहे हैं। एआई समिट में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टर्बो कंपनी का पवेलियन भी चर्चा का विषय बना है। इसकी वजह एक ऐसा रोबो डॉग जो कि डॉग की तरह दिखता है तो छोटा, लेकिन काम इसके बहुत बड़े हैं। आपदा हो, इमरजेंसी हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो या टो लेना हो, स्पाइंग करनी हो, ये सब काम रोबो डॉग आसानी से कर लेता है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए, जिससे सटीक वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में अप्रैल में एसआईआर संभव है। आपको बता दें, पहले बिहार में एसआईआर को लेकर काफी सियासी घमासान था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इन दिनों असम के दौरे पर हैं, जहां वो डिब्रूगढ़ जिले के एक चाय बागान गए। असम में चाय बागान में काम करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। नितिन नवीन ने कहा कि जब वो राजनीति में आए थे तो उन्हें अपना पहला असाइनमेंट असम का ही मिला था। इस बार वो बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आए और कहा कि असम अब काफी बदल गया। इस विकास का क्रेडिट डबल इंजन सरकार को मिलना चाहिए। उम्मीद है असम के लोग फिर बीजेपी सरकार ही बनाएंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। तृणमूल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। 9 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत होगी। अमित शाह, नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। असम में इसी साल चुनाव होना है और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ गुवाहाटी में मीटिंग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कई जिलों में कार्यक्रम है जहां से फीडबैक लिया जाएगा। प्रियंका ने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिलों में घूम रही है, कार्यकर्ताओं से बात कर एक लिस्ट बन रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे ताकि मजबूती के साथ लड़ा जा सके। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया, जिसे इसरो और डीआरडीओ की टीम ने मिलकर बनाया है। इस सफल परीक्षण के भारत को अंतरिक्ष तकनीकी में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट के दौरान पैराशूट पर उतना दबाव डाला गया जितना अंतरिक्ष से लौटते समय असली उड़ान में होता है। इससे यह साबित हो गया कि भारत के पास मजबूत रिबन पैराशूट बनाने की बेहतरीन तकनीकी और क्षमता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दूसरे दिन 3 बड़े इंटरनेशनल समुद्री इवेंट्स के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सागर के किनारे मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। सबसे पहले विमानों ने आसमान में गर्जना के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाए। इसके बाद कई जगहों पर मिसाइलों को ले जाने वाले टैंकों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जो दुश्मन पर सटीक प्रहार करके उसे संभलने का मौका भी नहीं देते। आपको बता दें, यह आयोजन 25 फरवरी तक चलेगा। 22 फरवरी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष दौरा शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 को जापान में रहेंगे। योगी का यह दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के मिशन का हिस्सा है। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए लाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि विदेश दौरे के लिए सीएम योगी के पहनावे में बदलाव नहीं होगा। वही भगवा, कुर्ता, धोती, जूता सिंगापुर और जापान में भी सीएम योगी की पहचान रहेगा। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी का यह दौरा उत्तर प्रदेश में मॉडर्न परिवहन ढांचे को विकसित करने पर फोकस्ड है। सीएम योगी जापान में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। करीब 100 किलोमीटर तक योगी इस ट्रेन में यात्रा करके इसे परखेंगे। जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर तैरते हुए चलती है। भारत जापान सहयोग से स्मार्ट परिवहन को नई दिशा मिल सकती है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने 23 साल बैंकिंग सेक्टर में काम करने के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अमृता ने लिखा कि आज वो बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नौकरी से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने अपने साथ काम करने वाली सहयोगी और बैंक के एमडी सीईओ का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि नागपुर के डॉक्टर परिवार में 9 अप्रैल 1979 को जन्मी अमृता अब बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और सिंगर के रूप में सक्रिय हैं। अमृता ने फाइनेंस में MBA भी किया और वह स्टेट लेवल की अंडर 16 टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। राजौरी में बड़ी संख्या में हथियारों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया आरोपी पाकिस्तानी नार्को टेरर कोऑपरेटिव के संपर्क में था।
आरोपी के पास से चीन और टर्की में बने हथियार मिले हैं। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 15 9mm की कारतूस भी बरामद की गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। बार बार होने वाली केबल चोरी और ट्रेनों की देरी को रोकने के लिए डीएमआरसी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। अब मेट्रो नेटवर्क से कीमती तांबे के तारों को हटाकर उनकी जगह एल्युमिनियम के तार लगाए जाएंगे। अगले 18 महीनों में करीब 175 किलोमीटर के दायरे में ये बदलाव होगा, जिस पर 32 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। पिछले साल चोरी के 89 मामलों की वजह से सिग्नलिंग और रफ्तार पर असर पड़ा था। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक निजी होटल के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के साथ पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया। युवक दिल्ली का है जबकि युवती हिमाचल की रहने वाली है। बजरंग दल का आरोप है कि युवक के मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में मामला मित्रता का है। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों अलग अलग होटल्स में ठहरे थे। पंजाब के लुधियाना में एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गलियां छोटी होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को अंदर जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने शव की पहचान चरणजीत शर्मा के तौर पर की है। राजस्थान के जालौर में एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बंगला राम ने पत्नी सहित बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। ओडिशा के देवगढ़ जिले में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ओवर स्पीड के चलते ये हादसा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त करके मृतक इंजीनियर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फ्लाइट में हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं। डीजीसीए ने बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए बेहद कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा है। एयरलाइंस अब बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर सीधे 30 दिन का बैन लगा पाएंगी। इसमें फ्लाइट में स्मोकिंग करना, शराब पीना, इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना शामिल है। मौजूदा नियमों में पहले जांच कमेटी बनती थी और फिर यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमिशन थी, लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं होगी। देश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 20 फरवरी के लिए 6 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों और बंगाल की खाड़ी के मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई। 3 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 1236 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स गिरावट के बाद 82,498 पर आ गया, तो वहीं निफ्टी भी 365 अंक लुढ़कर 25,454 पर बंद हुआ। बड़ी बात यह रही कि इस गिरावट के चलते एक ही दिन में निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपए गंवाने पड़े। ऑटो, रियलिटी और बैंकिंग शेयर्स को ज्यादा नुकसान हुआ। बाजार में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की आशंका भी रही।